हेलो, वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली एंड ऑल स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे से होंगे और सभी अपनी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे तैयारी। तो मैं आप सभी की दोस्त अभिलाषा राजपूत आपके प्यारे यूट्यूब चैनल रिजल्ट तक रिजल्ट तक में करती हूँ स्वागत। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पर यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम 2024 के लिए सामान्य हिंदी और सामान्य अध्ययन का करते हैं प्रैक्टिस सेशन, जिसमें हमारे टॉप 75 क्वेश्चन शामिल होते हैं। इन टॉप 75 क्वेश्चन में हमारे 37 से 38 क्वेश्चन होते हैं सामान्य हिंदी के, और बाकी क्वेश्चन जो हमारे बचते हैं 75 तक, उसमें हम यूपी स्पेशल, करंट अफेयर, जीके जीएस और जितने भी हमारे क्वेश्चन बनते हैं वो सब हम इसमें शामिल करते हैं। आपने 3 टेस्ट लगा लिए होंगे, जिसमें आपने प्रत्येक टेस्ट में हम 75 क्वेश्चन कर चुके हैं। कितने क्वेश्चन आप बनाकर ले जा रहे हैं, कितने क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत आ रही है और कहाँ कहाँ आपका वीक पोर्शन है, वो भी आप सभी को साथ साथ में पता चल रहा होगा। देखिए, यूपी पुलिस 2018-19 में आई थी, अब ये पूरे 5 साल बाद आई है। हम सभी के पास एक बहुत ही गोल्डन चांस है। गोल्डन चांस इसलिए भी है क्योंकि इसमें 3 साल की छूट भी मिली हुई है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने इसमें क्या है अपना पार्टिसिपेट किया है। पहले ये इसका एग्ज़ाम जो है वो सडनली हो गया था, तो बहुत से बच्चे क्या तैयारी नहीं कर पाए थे, लेकिन अब फुल प्रूफ बच्चों को मिला है टाइम, तो सभी अपने बच्चे तैयारी कर रहे हैं एकदम बढ़िया के साथ से। तो आप ही को अपनी तैयारी तो करनी है, साथ में आपको प्रैक्टिस भी करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस जितना ही करेंगे तो आपको तरह तरह के सवाल मिलते हैं। तो ये आपके लिए प्रैक्टिस करने का बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना और बने रहना अपने चैनल के साथ। इसको अपने चैनल को, आपका ही चैनल है, इसको अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखना। तो पहले हम करेंगे हिंदी का टेस्ट, उसके बाद करेंगे सामान्य अध्ययन का टेस्ट। पहले पढ़ेंगे क्वेश्चन, पढ़ेंगे ऑप्शन और उसके बाद लगाएंगे आंसर। तो चलिए, मैं आपको लेकर चलती हूँ आपके टेस्ट की तरफ। पढ़ती हूँ पहला क्वेश्चन। निम्न में से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? ख है, ग है, घ है, ठ है, यानी कि ठह ठठेरा। तो निम्न में से कौन सा अल्प प्राण व्यंजन है, वही आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर पहले का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के बी, यानी कि क्या क्यों है, अल्प प्राण व्यंजन है। आपको पता होगा अल्प प्राण व्यंजन पहला, तीसरा और पांचवा, ये जो होते हैं ये अल्प प्राण व्यंजन होते हैं। तो आप इनको इस तरीके से निकाल सकते हैं, पहले, तीसरे, पांचवे से अल्प प्राण निकाल सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर के 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, दिगंबर का सही संधि विच्छेद है दिक अंबर, दिक प्लस अंबर, दिक प्लस अंबर या दिक प्लस अंबर। तो दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या है, वही हमको बताना है। तो चलिए करते हैं हम इसको स्टार्ट। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, दिक प्लस अंबर की जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा दिक। दिक होगा जिसमें कै में लगा है हलंत प्लस अंबर के, यानी कि दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी। ये हमारे क्वेश्चन का एकदम से राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आगमन का आगमन शब्द में उपसर्ग है आ, ए, आग, यमन। तो उपसर्ग का मतलब होता है प्रीफिक्स, यानी कि जो शब्दों के प्रारंभ में जोड़े जाते हैं उनको बोलते हैं उपसर्ग। तो आगमन शब्द में कौन सा उपसर्ग है वो हमको बताना है। तो चलिए इसका आंसर टिक कर लेते हैं। तो आगमन में हो जाएगा आ उपसर्ग, क्योंकि ये बना है आ प्लस गमन से, आ प्लस गमन से। तो ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें आ क्या है, उपसर्ग है, और गमन क्या है, इसमें मूल शब्द है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तीनों क्वेश्चन को आपने कर लिया होगा और तीनों क्वेश्चन बहुत इजी थे, आपने तीनों के तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से किए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारे स्क्रीन पर इस प्रकार से है कि दवा किस भाषा का शब्द है? हिंदी का है, उर्दू का है, फारसी का है, तुर्की का है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आप राइट आंसर बताएंगे। जो ये दवा है ना, दवा, ये क्या है, फारसी भाषा का शब्द हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के सी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हमें अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। इस वाक्य में व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द क्या है? विशेषण है, संज्ञा है, उपसर्ग है या अपव्यय है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपको बताना है राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का स्टूडेंट राइट आंसर हो जाएगा अपशब्द क्या है, एक संज्ञा शब्द है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के बी। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आप 6 की तरफ। वह धीरे धीरे चल रहा है, रेखांकित शब्द को पहचानिए। क्रिया है, संज्ञा है, क्रिया विशेषण है या सर्वनाम है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा क्रिया विशेषण, क्योंकि यह चलने की रीति को बता रहा है।
और क्रिया क्या है हमारी, चल रहा, और चलने की विशेषता बता देता है धीरे धीरे, तो ये हो जाएगा क्रिया विशेषण। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, धूसर का पर्यायवाची शब्द है खनक, सदन, बेसर या गजबदन। तो धूसर का मतलब होता है गधा, और गधों का पर्यायवाची होता है बेसर। इसको हम बैसाख नंदन भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के सी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। जीने की इच्छा वाक्य का सही एक शब्द है जिज्ञासु, जिजीविषा, जिगीसा या पिपासु। तो जीने की इच्छा को क्या बोलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 8 का आप राइट आंसर बचाएंगे जिजीविषा को बोलते हैं जीने की इच्छा, और जानने की इच्छा जिज्ञासु बोलते हैं। जिसके अंदर जानने की इच्छा हो उसको बोलते हैं हम जिज्ञासु, और इसको पीने की इच्छा हो उसको बोलते हैं पिपासु। तो आप ये ऐसे करके इसके राइट आंसर लगा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर के बी। तो 7 का आंसर ऑप्शन नंबर सी, 8 का आंसर ऑप्शन नंबर के बी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए, यानी कि दिए गए ऑप्शन में कौन सा अलग है वही हमको चुनना है। पावक है, अनल है, अनिल है, कृषाणु है। तो स्टूडेंट आपको पता होगा पावक भी आग का पर्यायवाची होता है, अनल भी आग का पर्यायवाची होता है, और कृषाणु भी आग का पर्यायवाची होता है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी जो है ये क्या है, ये आग का पर्यायवाची नहीं होता है, ये वायु का पर्यायवाची होता है। तो कहने का मतलब जो इनमें से भिन्न हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर के बी, क्योंकि बाकी तीनों अग्नि के, आग के पर्यायवाची हैं, लेकिन अनिल जो है ये हवा का, वायु का, बात का, समीर का पर्यायवाची है। तो ये हो गए हमारे तीनों के तीनों राइट आंसर। आपने पढ़ भी लिया, समझ भी लिया। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, समूहार्थक शब्द चिन्ह में से पहचानिए, यानी कि कौन सा समूह का बोध कराता है वही शब्द को चुनना है। पुरुष, स्त्री, मनुष्य, भीड़। तो आपको पता चल गया होगा भीड़ में बहुत सारे लोग होते हैं, स्त्री, पुरुष, बूढ़े, जवान, नौजवान सब होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी, यानी कि भीड़। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, अशोक के फूल निबंध के लेखक हैं। स्टूडेंट देखिए यूपी पुलिस में एक क्वेश्चन तो रचना, निबंध या उपन्यास 100% आएगा, 2 आ जाए वो अलग बात है, लेकिन एक क्वेश्चन तो हर शिफ्ट में आपको मिलने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, ये नागार्जुन। तो अशोक के फूल जो निबंध था क्वेश्चन नंबर 11 का आप राइट आंसर बताएंगे, ये हो जाएगा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर के बी। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से कौन मात्रिक छंद है, दोहा, चौपाई, रोला, ये सभी। तो आपको पता होगा जो ये दोहा होता है ये भी मात्रिक छंद होता है, चौपाई भी मात्रिक छंद होता है, और रोला भी मात्रिक छंद होता है। तो कहने का मतलब है ये चारों के चारों मात्रिक छंद है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 345 या अनुच्छेद 346। तो संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि कैसी होगी, देवनागरी। ये दिया आर्टिकल 343 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के ए। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। यण संधि का संबंध किस संधि विशेष से है, व्यंजन संधि से, विसर्ग संधि से, स्वर संधि से, और हो जाएगा दीर्घ संधि से। तो स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्वर संधि, यानी कि जो यण संधि है वो स्वर संधि में से ही एक संधि है। आपको पता होगा संधि कितने प्रकार की होती है, आप बताएंगे संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। लेकिन अगर आपसे पूछेगा जो स्वर संधि होती है ये 5 प्रकार की होती है। एक हो जाएगी आपकी दीर्घ संधि, एक हो जाएगी आपकी गुण संधि, एक हो जाएगी वृद्धि संधि, एक हो जाएगी यण संधि, एक हो जाएगी अयादि संधि। तो इस प्रकार से ये 5 प्रकार की संधि होती है, और यण संधि क्या है, स्वर संधि का ये एक भेद है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, क्वेश्चन की तरफ। खग का अर्थ नहीं है बाण, पक्षी, आकाश, तारा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का स्टूडेंट जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आकाश। आकाश खग का अर्थ नहीं है, खग का मतलब होता है पक्षी या खेचर। तो आकाश क्या है, खग का अर्थ नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के सी।
चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। उदित गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग बिस्के संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है या दृष्टांत अलंकार है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का आप बताएंगे राइट आंसर। तो चलिए आप मुझे इसका राइट आंसर बता दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा रूपक अलंकार। उदित गिरि मंच पर, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको ये जो योजक चिन्ह दिखाई दे रहा है, योजक चिन्ह आपको रूपक अलंकार में ही दिखाई देता है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का सही अर्थ है? आग से तपना, बहुत अधिक पीटना, घूस देना, बहुत सस्ता होना। तो मुट्ठी गर्म करना यानी कि घूस देना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? दिल्ली में, नागपुर में, मॉरिशस में, लंदन में। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आप बताएंगे राइट आंसर। तो प्रथम हिंदी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था जो ये वर्ल्ड लेवल का था? तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा नागपुर महाराष्ट्र में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, बढ़ती का शब्द का तद्भव रूप होगा? मृतिका, कृतिका, लतिका या बत्ती? तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा बत्ती। क्या है? वर्तिका का तद्भव रूप है और बत्ती का तत्सम रूप वर्तिका। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है, कौन सा पद विकृत नहीं होता? यानी किस शब्द में हम कोई भी विकार नहीं कर सकते हैं? संज्ञा में, अपव्यय में, विशेषण में या क्रिया में? तो आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर बी, ये हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि अव्यय तो खुद ही अव्यय पद होते हैं, इनमें हम किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? ग, जय, व या से? तो स्टूडेंट आपको पता होगा 4 हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं जिसको बोलते हैं य, र, ल और ब। तो आपको ऑप्शन में ब दिखाई दे रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि य, र, ल अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर के सी राइट आंसर ब। चलिए बढ़ते हैं 22 पर। सूरसागर किस भाषा की रचना है? अवधी की, बुंदेली की, ब्रज भाषा की या छत्तीसगढ़ की? तो सूरसागर किसकी है? ये हो जाएगी सूरदास जी की और ये लिखी गई है ब्रज भाषा में, यानी कि ऑप्शन नंबर के सी राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये जो हमारी स्लाइड आई है ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, चलिए यहाँ पर सही है। तो क्वेश्चन नंबर 23 हम पहले क्वेश्चन नंबर, ये हमारा 22 बता, तो क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ेंगे। जो धन कमाता हो उससे उसमें से थोड़ा अवश्य बचाना चाहिए। जो धन कमाता हो उसमें से थोड़ा अवश्य बचाना चाहिए में वाक्य किस प्रकार का है? पहचानिए। विधिवाचक वाक्य है, विस्मयवाचक वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है या इच्छावाचक वाक्य है? जो धन कमाता है उसमें से हमको थोड़ी बहुत सेविंग जरूर करनी चाहिए। तो यह वाक्य किस प्रकार का है, किस विधा का है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का आप राइट आंसर बताएंगे। ये हो जाएगा इच्छावाचक, यानी कोई हमसे कह रहा है, स्टेटमेंट दिया है, क्योंकि स्टेटमेंट जो वो देता है तो उसको क्या हम डबल कोष्टक ब्रैकेट में बंद करके कहते हैं। तो इसकी पहचान देखिए ये है, आप देख पा रहे होंगे। तो किसी ने कहा है कि अगर तुम पैसा कमाते हो तो आपको कुछ ना कुछ सेविंग जरूर करनी चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगली तरफ हमको दिया है ये सारांश। तो पहले हम पढ़ेंगे गद्यांश, उसके बाद हम करेंगे अपने क्वेश्चन। तो इसमें है प्रश्न नंबर 24 से 28 तक इसमें सवाल दिए हैं। पहले अवतरण को पढ़ना है और वैकल्पिक प्रश्नों का सही उत्तर का चयन करना है, उनको फिर चिन्हित करना है। तो चलिए मैं पढ़ती हूँ पहले गद्यांश और फिर हम देंगे इसके आंसर। तो आपको भी पढ़ना है, मैं भी पढ़ रही हूँ, ध्यान से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए, शिक्षा को वैज्ञानिक और प्राविधिक मूलाधार देकर हमने जहाँ भौतिक परिवेश को पूर्णतः परिवर्तित कर दिया है और जीवन को अप्रत्यक्ष और गतिशीलता दे दी है, वहीं साहित्य, कला, धर्म और दर्शन को अपनी चेतना से बहिष्कृत कर मानव का विकास को एकांगी बना दिया। पिछली शताब्दी में विकास के सूत्र प्रकृति के हाथ से निकलकर मनुष्य के हाथ में पहुंच गए हैं, विज्ञान के हाथ में पहुंच गए हैं और इस बंद गली में पहुंचने का अर्थ है मानव जाति का नाश हो सकता है। इसलिए नैतिक और आत्मीयतिक मूल्यों के साथ साथ विकसित करने की आवश्यकता है, जिससे विज्ञान हमारे लिए भस्मासुर का हाथ ना बन जाए। व्यक्ति की क्षुद्रता
यदि राष्ट्र की क्षुद्रता बन जाती है तो विज्ञान भस्मासुर बन जाता है। इस सत्य को प्रत्येक क्षण सामने रखकर ही अणु विस्फोट को मानव प्रेम और लोक हित की मर्यादा दे सकेंगे। अपरिसीम भौतिक शक्तियों का स्वामी मानव आज अपने व्यक्तित्व के प्रति आस्थावान नहीं है और प्रत्येक क्षण अपने अस्तित्व के संबंध में शंकाग्रस्त है। तो चलिए, आपने भी ये गद्यांश को अच्छे से पढ़ लिया होगा, मैंने भी आपको अच्छे से पढ़ के समझा दिया होगा। अब देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इससे संबंधित हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के लिए इसलिए शंकाकुल है क्योंकि मानव ईश्वर के प्रति आस्थावान नहीं है, वह सीमित भौतिक शक्तियों का स्वामी है, वह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों का से भयभीत है या उसका आत्मविश्वास लुप्त हो जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आप बताएंगे राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के बी, क्योंकि आपने पढ़ा है मनुष्य विज्ञान की जो विध्वंस शक्तियों से भयभीत है। क्योंकि विज्ञान से हमने अपने लिए चीज़ों को आसान तो कर लिया, लेकिन कब वो हमारे लिए उल्टी पड़ जाए, कब वो हमारे लिए गलत साबित हो जाए, तो इसी चीज़ को लेकर के हम उससे भयभीत भी रहते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज़्यादा से जोर शोर चल रहा है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे जैसे मनुष्य पर हावी हो जाएगी तो उसका हमको निगेटिव प्रभाव भी देखने को मिलेगा। तो इसलिए ये गद्यांश हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। आगे दिया है 25वां कि हमारी विज्ञान धृत शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है। जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास, जीवन का सर्वांगीण विकास, जीवन का एकांगी विकास या गतिशील जीवन का प्रत्यावर्तन। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आप बताएंगे राइट आंसर। तो ये हो जाएगा, आपने पढ़ा होगा कि विज्ञान से जो हमने शिक्षा ली है उससे क्या किया है हमने, जीवन की अपरिसीम भौतिक विकास, ये हमारी महत्वपूर्ण देन है कौन सी, विज्ञान शिक्षा की। आपने गद्यांश को जाकर फिर से पढ़ लेंगे और जब आप इसके आंसर लगा लेंगे, क्योंकि मुझे कम समय में 75 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराने हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोका जा सकता है या रोक सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है भौतिक जीवन मूल्यों को निर्धारण करके, नैतिक आत्मैतिक मूल्यों को विकसित करके, प्रकृति जगत का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त करके या मानव सभ्यता का विनाश करके हम भस्मासुर मानव के जीवन को भस्मासुर बनने से रोक सकते हैं। आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 26 का स्टूडेंट जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नैतिक मूल्यों और जो हमारे आत्मिक मूल्यों को विकसित करके हम मानव जीवन को भस्मासुर बनने से रोक सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27, आधुनिक मनुष्य के विकास को सर्वांगीण विकास नहीं कहा जा सकता क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 है विकास के सूत्र मानव के हाथ में है। ऑप्शन नंबर बी भौतिक परिवेश पूर्णतः परिवर्तित हो गया है। ऑप्शन नंबर सी है साहित्य धर्म कला आदि मानव चेतना से निर्वासित हैं। ऑप्शन नंबर डी है विज्ञान में आशातीत गतिशीलता का समावेशन नहीं हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आप राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर के सी, क्योंकि साहित्य धर्म कला जीवन मानव चेतना से निर्वासित हो गई हैं, इसीलिए जो आधुनिक जो मानव का विकास है उसको हम सर्वांगीण विकास नहीं कह सकते हैं। स्टूडेंट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इस गद्यांश से लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28, अणु विस्फोट को मानवतावाद की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की शुद्धता को राष्ट्र की शुद्धता ना बनने दिया जाए। जो उसकी शुद्धता है, जब राष्ट्र की शुद्धता बन जाए, शुद्धता भावनाओं का उन्नयन या उदात्त भावनाओं को विकसित किया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा अणु विस्फोट की मानवता को मर्यादा देना तभी संभव है जब किसी भी व्यक्ति की जो शुद्धता जो उसकी सूक्ष्मता होती है, यानी कि उसकी छोटी बुद्धि होती है, वो राष्ट्र की बुद्धि ना बन जाए। सूक्ष्मता को बोलते हैं स्थूल बुद्धि यानी कि सीमित शक्ति। तो ये क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के ए। तो ये हमारे गद्यांश से संबंधित क्वेश्चन थे, आपने बहुत अच्छे से इनको टैकल किया होगा, बड़े अच्छे से बनाकर ले गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 है शांत रस का स्थायी भाव है रति शोक निर्वेद विस्मय। तो शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद, यहाँ पर शांत का मतलब होता है, निर्वेद मतलब कोई वेद नहीं होता है, कोई भी रस नहीं होता, वहाँ पर क्या मिलती है आपको शांति मिलती है। तो शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद यानी ऑप्शन नंबर के सी। क्वेश्चन नंबर 30 है बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हुए। लोकोक्ति का सही अर्थ आपको बताना है।
कर्म के अनुसार फल नहीं मिलता, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। कर्म और फल का कोई संबंध नहीं है। कर्म करो पर फल की इच्छा मत करो। तो बोया पेड़ बेड़ बबूल का, तो फल कहाँ से होए। क्वेश्चन नंबर 30 का आप बताएंगे राइट आंसर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के बी, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल आपको रिटर्न मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 31 है, भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को कहा जाता है भूगर्भवेत्ता, पुरावेत्ता या नृत्याविद शास्त्री या भूकंपवेत्ता। तो जो भूमि के अंदर की जानकारी रखता है उसको बोलते हैं भूगर्भवेत्ता। ऑप्शन नंबर के ए राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थी है। साहस, पुस्तक, अंबर, बालक। क्वेश्चन नंबर 32 का आप मुझे राइट आंसर बताएंगे। तो कौन सा अनेकार्थी शब्द आप बताएंगे ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि अंबर का मतलब होता है आकाश और अंबर का मतलब होता है वस्त्र। तो ऑप्शन नंबर के सी राइट आंसर है। वसुंधरा का पर्यायवाची शब्द है क्षितिज, रत्नाकर, कलाधर, दिनकर। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आप बताएंगे राइट आंसर। तो आपको पता होगा वसुंधरा को बोलते हैं धरती और क्षितिज का मतलब भी होता है धरती, यानी कि क्षैतिज, ऐसे करके क्षैतिज लाइन नहीं खींचते उसको बोलते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। गड़बड़ घोटाला कौन सा शब्द है। तद्भव है, देशज है, तत्सम है, संकर है। तो गड़बड़ घोटाला किस प्रकार के शब्द हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर हो जाएगा देशज, जैसे कि लोटा, पगड़ी, ये भी कैसे शब्द है, देशज शब्द है, यानी कि देश के ही हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए हैं, वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। यदि मैं स्टेशन पर पहुंचता तो मेरी गाड़ी न छूटती। संदिग्ध भूतकाल है, हेतु हेतु मत भूतकाल है, सामान्य वर्तमान काल है या आसन भूतकाल है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आप बताएंगे राइट आंसर, ये हो जाएगा हेतु हेतु मत भूतकाल। यदि मैं अपना काम समय से कर लेता तो मेरी शायद तनख्वाह ना कटती। तो यानी कि कोई भी वाक्य अगर किसी वाक्य पर डिपेंड होता है तो वहां पर होता है हेतु हेतु मत भूतकाल। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। हिंदी में कारक के भेद होते हैं 5, 6, 7 या 8। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हिंदी में कितने प्रकार के कारक होते हैं, आप बताएंगे 8 प्रकार के कारक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, बिहारी हिंदी का विकास किस प्राकृत या अपभ्रंश से माना जाता है। शोरसेनी से, मगही से, अर्धमागधी से या बताएंगे आप पैसाची से। तो क्वेश्चन नंबर 37 का स्टूडेंट जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मागधी से ही बिहारी हिंदी का विकास हुआ है। तो ये तो हमारे राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो यानी कहने का मतलब है हमने हिंदी के 37 क्वेश्चन कर लिए हैं। आपने 37 में से कितना क्वेश्चन सही किया है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर कमेंट भी नहीं करेंगे तो आप अपना स्कोर देख सकते हैं कि आप 37 में से कितना क्वेश्चन बनाकर ले गए हैं और कितनी आपने निगेटिव की है और कितनी आपको तैयारी करनी है। तो चलिए ये तो हमारा सेट नंबर हिंदी का। अब हमारा जो सेट स्टार्ट होने जा रहा है वो हम करेंगे सामान्य ज्ञान के। अब 38 से लेकर हमारे 75 क्वेश्चन तक होंगे सामान्य ज्ञान के अंदर। इसमें हमको करंट अफेयर, यूपी स्पेशल, जीके जीएस, ये क्वेश्चन हमको सब मिलने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है कि अगस्त 2023 में उत्तर प्रदेश के मुख्य चुनाव आयुक्त किया गया है किनको। नवदीप रिणवा को, अजय कुमार शुक्ला को, नवनीत सहगल को या वेंकटेश्वर लू को। तो कौन से उत्तर प्रदेश के मुख्य सूचना चुनाव आयुक्त बने हैं आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर। तो ये हो जाएगा नवदीप रिणवा को बनाया गया है उत्तर प्रदेश का मुख्य चुनाव आयुक्त। ऑप्शन नंबर के ए राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं 39 की तरफ। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्न में से कौन सा है। बलिया है, आजमगढ़ है, बाराबंकी है, बस्ती है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया है और बलिया की सीमा किससे लगती है तो आप बताएंगे हमारे प्यारे राज्य बिहार से सीमा लगती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और ये हमारा सबसे पूर्वी है। सबसे हमारा उत्तरी जिला कौन सा हो जाएगा सहारनपुर, सबसे दक्षिण जिला हो जाएगा हमारा सोनभद्र और सबसे पश्चिमी जिला हो जाएगा शामली। तो आपको चारों की चारों दिशाओं के चारों के लास्ट जिले याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है। नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश और पालघाट दर्रा केरल। तो स्टूडेंट आपको पता होगा नाथुला और जेलेबला दर्रा कहाँ पर है, सिक्किम में है। तो ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं होगा।
अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, दीफू और यांगलाप दर्रा और सेला सुरंग कहाँ पर है? तो आप बताएंगे ये चारों के चारों अरुणाचल प्रदेश में है। नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा ये कहाँ पर है? सिक्किम में है। तो आपको चारों के चारों ऑप्शन मैंने आप क्लियर कर दिए हैं। क्यों, किसका आंसर क्यों नहीं है वो भी बता दिया, और किसका आंसर क्या होगा मैंने आपको वो भी बता दिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 है, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? विष्णुगुप्त से, उपगुप्त से, ब्रह्मगुप्त से और बृहदत्त से। तो अशोक ने जो बुद्ध साधु से किस बुद्ध साधु से शिक्षा ली थी बौद्ध धर्म की? तो आप बताएंगे उपगुप्त ने उनको बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी है स्थापित कहाँ पर की है? यानी कि उत्तर प्रदेश की जो बब्बर शेर सफारी, लायन सफारी इसको बोल देते हैं, तो किस जिले में है? बलरामपुर में है, पीलीभीत में है, रायबरेली में है या इटावा में है? तो आप बताएंगे ये पड़ती है हमारे इटावा में। तो क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलहकुल उत्सव आयोजित किया जाता है आगरा में, अलीगढ़ में, इटावा में, बाराबंकी में। तो सुलहकुल उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? आप बताएंगे ताज नगरी आगरा में बनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है, सितंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन 2023 का कहाँ पर आयोजित हुआ था? नई दिल्ली में, भोपाल में, ग्वालियर में या आप बताएंगे बेंगलुरु में? तो 2023 का अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन 2023 हुआ था ग्वालियर में, और ग्वालियर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ग्वालियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 है, अक्टूबर 2023 में किन दो देशों के बीच वार्षिक संयुक्त अभ्यास संप्रीति 2023 का आयोजित किया गया था? भारत और जापान के मध्य, भारत और श्रीलंका के मध्य, भारत और ओमान के मध्य या भारत और बांग्लादेश के मध्य? तो संप्रीति जो युद्धाभ्यास होता है वो होता है हमारे भारत और बांग्लादेश के मध्य। बोंगो सागर भी जो युद्धाभ्यास होता है वो भी भारत और बांग्लादेश के मध्य किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि अन्य से भिन्न है? कार्य, गतिज ऊर्जा, बल और स्थितिज ऊर्जा। तो कौन सी इनमें से भिन्न हो जाएगी? तो आप बताएंगे बल क्या है? बल का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन, कार्य का मात्रक भी जूल होता है। अगर हम कार्य की बीमा निकालते हैं तो ml2 और T-2 निकलती है। गतिज ऊर्जा की भी सेम होती है, स्थितिज ऊर्जा की सेम होती है, लेकिन बल की जो SI जिसकी हम यूनिट निकालते हैं, जो उसकी बीमा निकालते हैं वो होती है ml-T-2 होती है। तो बल यहाँ पर क्या है? इन सबसे अलग है। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के सी, बल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47 है कि नवंबर 2023 में कौन सी कंपनी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA के अस्थायी ड्रोन लाइसेंस पाने वाली पहली ड्रोन कंपनी बन गई है? आइडियाज, फोर्स, थ्रेसल्ट एरोस्पेस सिस्टम्स, ओम यूबी सिस्टम या एस्टोरिया एरोस्पेस लिमिटेड। तो कौन सी कंपनी बन गई है लाइसेंस पाने वाली ड्रोन कंपनी की? तो 47 का आप मुझे स्टूडेंट राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर के बी, थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम्स ये बन गई है अस्थायी ड्रोन लाइसेंस पाने वाली भारत की पहली कंपनी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला अवनालिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित होता है? आगरा, इटावा, झांसी या ललितपुर। तो कहाँ पर अवनालिका अपरदन ज़्यादा से ज़्यादा होता है? तो आप बताएंगे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर की डी, इटावा में सर्वाधिक अवनालिका अपरदन होता है। और वायु अपरदन कहाँ पर होता है? तो आप बताएंगे मथुरा और आगरा में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49 है, मैग्नेटाइट है Fe2O3, Fe3O4, FeCO3 या 2Fe2O3.3H2O। तो मैग्नेटाइट का फॉर्मूला क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 49 का आप राइट आंसर बताएंगे Fe3O4 को मैग्नेटाइट बोलते हैं। और मैग्नेटाइट किसका बहुलक होता है? तो आप बताएंगे लोहा का बहुलक होता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित कर यानी जिसको हम वैट बोलते थे लागू हुआ था वर्ष 2006 में, वर्ष 2007 में, वर्ष 2008 में या वर्ष 2009 में? तो क्वेश्चन नंबर 50 का स्टूडेंट आप हमको राइट आंसर बताएंगे। जो उत्तर प्रदेश में वैट लागू हुआ था इसको बोलते हैं 2008 में लागू हुआ था। वैट को बोलते हैं BAT वैट यानी कि वैल्यू
एडिटिंग टैक्स। और ये कौन से वर्ष में उत्तर प्रदेश में लागू हुआ था? तो 2008 में। आज वैट की जगह में बहुत से राज्यों में जीएसटी यूज किया जाता है, लेकिन कहीं कहीं जीएसटी को यूज ना करके वैट ही यूज करते हैं, यानी कि मूल्य आवर्तित टैक्स बोलते हैं। यानी कि जो मूल्य वास्तविक मूल्य होती है उसमें हम क्या है कुछ मूल्यों को ऐड कर देते हैं, जिसको बोलते हैं वैल्यू एडिटिंग टैक्स। गुड एंड सर्विस टैक्स बोलते हैं जीएसटी को, और ये 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। और 1 जुलाई को ही हम क्या बनाते हैं, जीएसटी डे भी बनाते हैं। और विजय केलकर समिति की सिफारिश पर जीएसटी आया था, और जीएसटी भारत में कनाडा के मॉडल पर आधारित है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? मूल कर्तव्य भाग 4 कै में है, राज्य हमारा भाग 4 में है, 6 में है, महान्यायवादी भाग 13 में है, और संघ और राज्य के अधीन सेवाएं भाग 14 में है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आप बताएंगे भारत का महान्यायवादी भाग 13 में ना होकर के ये भाग 5 में आता है। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर के सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52 है, किस भारतीय अभिनेता को लीजेंड लीग क्रिकेट 2022 का एम्बेसडर नियुक्त किया गया था? अक्षय कुमार को, अजय देवगन को, अमिताभ बच्चन को, सलमान खान को? तो क्वेश्चन नंबर 52 का आप मुझे राइट आंसर बताएंगे। अमिताभ बच्चन को लीजेंड लीग क्रिकेट 2022 का एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 53 है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च, 8 अगस्त, 5 सितंबर या 9 नवंबर? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। तो ऑप्शन नंबर के ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल थी सरोजनी नायडू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुचेता कृपलानी या इनमें से कोई नहीं? स्टूडेंट देखिए, जब यहाँ पर महिला पूछा है तो पुरुष तो होंगे नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी तो हमारा वैसे कट हो गया। डाउट होगा सरोजनी नायडू में या सुचेता कृपलानी में। तो आपको पता है क्वेश्चन नंबर 54 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर के ए। उत्तर प्रदेश की या भारत के किसी भी राज्य की बनने वाली प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। और आपको पता होगा सरोजनी नायडू ने राज्यपाल के लिए उक्ति कही थी, यानी कथन दिया था कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में बंद तोते के समान है। तो कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि यह उक्ति राज्यपाल के संबंध में किसने कही है, तब आप इसका आंसर बताएंगे सरोजनी नायडू। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 55 इस प्रकार है, वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता? लोहा, तांबा, क्रोमियम या मैग्नीशियम? तो क्वेश्चन नंबर 55 का स्टूडेंट जो राइट आंसर हो जाएगा आप बताएंगे इसका आंसर करके। तो आपको पता होगा क्रोमियम नहीं पाया जाता रक्त में। क्रोमियम आपको पता होगा जो हीटर का तार होता है जिसको हम नाइक्रोम बोलते हैं, उसमें यह पाया जाता है। तो उसमें पाया जाता है निकिल और क्रोमिनियम, तो Cr, तो हम इसको बोलते हैं नाइक्रोम भी इसको बोल देते हैं। तो क्रोमियम कहाँ पर पाया जाता है? तो आप इसका आंसर बता सकते हैं स्टूडेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्न में से कौन सा फास्फोरस का एक मुख्य स्रोत है? आलू का है, आंवला का है, संतरा का है, दूध का है? देखिए स्टूडेंट, अगर आपको ये क्वेश्चन थोड़ा लॉजिक से करना है तो आप समझिए। देखिए हमारी हड्डियों के लिए कैल्शियम और फास्फोरस होना चाहिए, और हम कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा दूध पीने से हमारी हड्डियाँ होती हैं मजबूत। तो फास्फोरस का संबंध कहाँ से हो जाएगा? दूध से। तो ऑप्शन नंबर के डी राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 57 है कि उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? 7, 10, 9, 12? तो 9 कृषि जलवायु क्षेत्र उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? नरसिंहदेव बर्मन ने, राजेंद्र चोल ने, अशोक ने या कृष्णदेव राय ने? तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 58 का आप बताएंगे राइट आंसर। देखिए अशोक तो होगा ही नहीं और कृष्णदेव राय भी नहीं होंगे। आपको डाउट होगा दो में, तो राजेंद्र चोल भी नहीं होंगे, तो नरसिंहदेव बर्मन के द्वारा ही कोणार्क का सूर्यदेव मंदिर बनवाया गया था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़ के समय शासक था? कौन सा शासक था आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। जयसिंह थे, हर्षवर्धन थे, गोविंद चंद थे या जयचंद थे? तो आप बताएंगे जयसिंह के समय। राजतरंगिणी के जो लेखक थे कल्हड़, उसके समय जो राजा थे हम बताएंगे जय सिंह थे। और राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास का वर्णन है जिसके लेखक है कल्हड़। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60 है कि राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? देहरादून में है, बेंगलुरु में है,
हैदराबाद में है या आबू रोड पर है? तो आप बताएंगे राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ है? हैदराबाद में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 61 है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? भाग 3, भाग 4, भाग 1 या भाग 2? तो स्टूडेंट, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं जिनको शॉर्ट में बोल देते हैं डीपीएसपी। डीपीएसपी, तो देखिए डीपीएसपी में कितने लेटर हैं? तो आप कहेंगे 4 लेटर हैं। तो भाग 4 में क्या हो जाएगा? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। देखिए, आपको स्टडी करनी है, आपको पढ़ना भी है, आपको टाइम भी देना है, लेकिन आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। स्मार्ट स्टडी का मतलब होता है कि आपको हर जगह कुछ ना कुछ टेक्निकल चीज़ें लगानी है, जो आप याद कर रहे हो वो आप उसको लॉन्ग टर्म तक याद कर सके। आप राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जिंदगी में कभी नहीं बोल सकते हैं, इनको इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं डीपीएसपी। डीपीएसपी में इंग्लिश के कितने लेटर यूज हुए? 4। तो भाग 4 में क्या हो जाएगा? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ये तो हो गया इंग्लिश वालों के लिए। अगर जो बच्चा हिंदी मीडियम का, देखिए राज्य नीति निर्देशक को छोड़ देंगे, के को छोड़ देंगे, निर्देशक सिद्धांत, तो इसमें भी बड़े बड़े कितने 4 शब्द आ रहे हैं? 4 शब्द आते हैं। तो भाग 4 में क्या हो जाएगा? राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत। और ये कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। और एनी बेसेंट भी कहाँ की रहने वाली थी? तो ये आप बताएंगे आयरलैंड की रहने वाली थी। क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे 62। उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है? सुल्तानपुर, बरेली, प्रतापगढ़ या इनमें से कोई नहीं? तो सर्वाधिक आंवले का जो उत्पादन करता है आप बताएंगे प्रतापगढ़। ऑप्शन नंबर के सी राइट आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। 63 है भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग करने के लिए अनुशंसा अनिवार्य है? प्रधानमंत्री से, लोकसभा के अध्यक्ष से, या भारत के मुख्य न्यायाधीश से, इन लोकसभा के दोनों सदनों से? तो लोकसभा के दोनों सदनों से अनुमति पास होना अनिवार्य है। तो क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी। क्वेश्चन नंबर 64 है कि उत्तर प्रदेश की उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया था कब? 1979, 1961, 1989 या 1999? तो आप बताएंगे उर्दू को द्वितीय भाषा कब बनाया गया था? तो आप बताएंगे 1989 में द्वितीय भाषा घोषित किया गया था उर्दू को उत्तर प्रदेश की। क्वेश्चन नंबर 75 है कि निम्नलिखित में से किस नगर में राजकीय ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश में अवस्थित है? लखनऊ में है, वाराणसी में है, मथुरा में है, प्रयागराज में है? तो क्वेश्चन नंबर 65 का आप बताएंगे स्टूडेंट राइट आंसर। तो राज्य ललित कला अकादमी कहाँ पर है? तो आप बताएंगे प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55 है कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्य फसलें हैं? कपास है, दालें हैं, जूट और तिलहन। कपास, तिलहन, जूट और गन्ना। चावल, रबड़, तंबाकू या और जूट। आलू, चाय, तंबाकू और कपास। तो भारत की प्रमुख वाणिज्य फसलें कौन कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 66 का करेंगे आप राइट आंसर। तो आप बताएंगे कपास, तिलहन, जूट और गन्ना भारत की प्रमुख वाणिज्य फसलें हैं। ये हो गया हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। हैजे के रोगाणु की खोज किसने की थी? फिलिपो पिल्की ने की थी, रॉबर्ट कोच ने की थी, एम लावेरोन ने की थी या फिलिप्स हॉफमैन ने की थी? तो आप बताएंगे हैजे के जो रोगाणु था उसकी खोज किसने की थी? तो आप बताएंगे रॉबर्ट कोच के द्वारा की गई थी। तो ये है हमारे क्वेश्चन और ये हमारे राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 68 है सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? कृष्णा पर, कावेरी पर, गोदावरी पर, महानदी पर या नर्मदा पर? तो सरदार सरोवर बांध आपको पता है ये पड़ता है गुजरात में और ये हमारी नर्मदा नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 69 है जेली दर्रा किसको जोड़ता है? इसको बोलते हैं जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा किसको किससे जोड़ता है? श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है, चंबा को स्पीति से जोड़ता है या काम्पिलोंग को लासा से जोड़ता है? लासा तिब्बत की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 69 का आप राइट आंसर बताएंगे। तो आप बताएंगे यह श्रीनगर को लेह से जोड़ता है जोजिला दर्रा। ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अलग नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 70 है कि बांग्लादेश अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य के साथ साझा नहीं करता है? आप बताएंगे असम, त्रिपुरा, झारखंड, मेघालय। तो क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर हो जाएगा झारखंड के साथ बांग्लादेश अपनी सीमा साझा नहीं करता है। और बांग्लादेश से भारत की कितनी सीमा टच होती है? तो आप बताएंगे 4096.7 किलोमीटर की सीमा भारत से हमारी लगती है, बांग्लादेश से साझा करते हैं।
सबसे ज़्यादा सीमा हमारी बांग्लादेश से टच होती है। क्वेश्चन नंबर 71 है कि अवध में स्वायत्त राज्य के संस्थापक कौन सा था? सफदरगंज, सादत खां, शुजाउद्दौला या आसिफउद्दौला। तो जिसने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी अवध में, आप बताएंगे वो शासक कौन सा था? सादत खां, ऑप्शन नंबर के बी। क्वेश्चन नंबर 72 है लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, अरविंद घोष या मुल्क राज आनंद। तो आप बताएंगे अरविंद घोष के द्वारा लाइफ डिवाइन पुस्तक लिखी गई थी, ऑप्शन नंबर के सी राइट आंसर। और मालगुडी डेज किसकी हो जाएगी? मुल्क राज आनंद की। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है आज की हमारी लास्ट स्लाइड। तो क्वेश्चन नंबर 73 है कि हड़प्प नीति डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसने दिया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड बेंटिक ने, लॉर्ड डलहौजी ने या लॉर्ड कैनिंग ने। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यह नीति किसने दी थी? इसको बोलते हैं डलहौजी के द्वारा दी गई थी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। मिलिंद पहानु है संस्कृत नाटक है, जैन वृत्तांत है, पाली ग्रंथ है या हिंदी ग्रंथ है। तो आपको पता होगा मिलिंद पहानु क्या है, ये एक हो जाएगा पाली ग्रंथ है, जिसमें नागार्जुन और मिलिंद के तर्क वितर्क की इसमें प्रश्नोत्तरी को शामिल किया गया है। चलिए बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन 75 की तरफ। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? चंद्रवरदाई है, जयनायक है या पृथ्वीराज द्वितीय है या नयन चंद्र खरे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 75 का स्टूडेंट जो राइट आंसर हो जाएगा, आप इसका राइट आंसर करेंगे क्योंकि अंत भरा तो सब भला, ये हो जाएगा जयनायक, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के हमारे टॉप 75 क्वेश्चन, जिसमें हमने सामान्य हिंदी के 37 क्वेश्चन शामिल किए हैं और 38 से लेकर 75 तक हमने किए हैं सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन, जिसमें करंट अफेयर, यूपी स्पेशल और जीके जी ऐसे क्वेश्चन शामिल थे। आई होप ये टेस्ट आपने बहुत अच्छे से कर लिया होगा और 75 में से आपने कितना स्कोर किया है ये आप कमेंट बॉक्स में या खुद को बताएंगे कि अगर आपने इसमें से 65 और 70 प्लस के बीच में अगर आप करके ले गए हैं तो समझिए आप हिंदी और जीके जीएस में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आपको किस सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान देना है वो भी आपको पता चल गया होगा। ऐसे ही हम अल्टरनेटिव डेट के साथ अपना हिंदी का प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो ये आज हमारा चौथे नंबर का प्रैक्टिस सेट था, यानी कि हम 3 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप जाकर के उसको कर सकते हैं। साथ के साथ आप चैनल पे ज्वाइन हो जाइएगा, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और चैनल के सदस्य बन जाइएगा। जितना बड़ा परिवार होगा उतना ही अच्छा होगा। मैं आप सभी की दोस्त आपके प्यारे यूट्यूब चैनल रिजल्ट तक पर स्वागत करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आपने जुड़ा, आपका प्यार, आपने टाइम दिया। तो चलिए मैं लेती हूँ विदा, आप सबकी दोस्त अभिलाषा राजपूत। आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में इसी जोश, इसी जुनून के साथ। थैंक यू सो मच।